यूट्यूब चैनल वेव्स में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। रीट और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बार परीक्षा में इससे 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम में हम सबसे पहले समझेंगे शिक्षण का मतलब होता है ज्ञान के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया जो है उसको हम शिक्षण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि शिक्षक द्वारा शिक्षा के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वह प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण के अर्थ में सीखना और सिखाना शामिल होता है और इसमें 3 प्रश्न निहित होते हैं। शिक्षक का व्यवहार कैसा हो, शिक्षा छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया और शिक्षण का क्या प्रभाव रहा। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षण में अधिगम निहित होता है लेकिन अधिगम में शिक्षण नहीं। ये खास बात है, आपको ध्यान रखना है कि शिक्षण के साथ साथ अधिगम हो सकता है लेकिन अधिगम में शिक्षण नहीं होगा। डॉक्टर राधाकृष्ण ने शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुवर्ण और अपूर्ण है, ऐसा कहा है। आइए हम देखते हैं शिक्षण की कुछ परिभाषाएं। B.O. स्मिथ का कहना है कि शिक्षण प्रक्रिया वह है जो विद्यार्थियों में सीखने की उत्सुकता जागृत करने का कार्य करती है। थाइन का कहना है कि अधिगम में वृद्धि करने की प्रक्रिया शिक्षण है। और डेविस कहते हैं नियोजन, नेतृत्व, निर्देशन व व्यवस्था, इन चारों के संगठन से जो तत्व बनता है वह शिक्षण कहलाता है। हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शिक्षण की प्रकृति। तो शिक्षण की प्रकृति ये है कि शिक्षण जो है वो सामान्य विचारों की व्याख्या करता है। ये ज्ञान का भंडार में वृद्धि करता है, मान्यताओं का विकास करता है, ज्ञान के वो आधार प्रदान करने का कार्य करता है और वातावरण से अनुकूलन की क्षमता विकसित करता है। शिक्षण की प्रकृति के बाद हम देखते हैं शिक्षण के चर। शिक्षण में के मुख्य रूप से 3 चर होते हैं। देखते हैं तीनों चर। पहला चर है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर में शिक्षक आता है जो शिक्षण व्यवस्था का नियोजन तथा परिचालन का कार्य करता है, यानी शिक्षक जो है वो शिक्षण की धुरी कहलाता है। दूसरा चर है आश्रित चर, यानी शिक्षार्थी। शिक्षार्थी जो है वो शिक्षक पर यानी स्वतंत्र चर पर आश्रित रहता है और शिक्षण व्यवस्था, नियोजन तथा परिचालन के अनुरूप ही क्रियाशील रहना पड़ता है शिक्षार्थी को। तीसरा चर है हस्तक्षेपी चर या फिर मध्यस्थ चर। ये वो चर है जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के मध्य सक्रिय रहता है और शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के 2 प्रकार होते हैं। औपचारिक प्रकार। औपचारिक प्रकार वो है जो परंपरागत शिक्षण विधियों, निश्चित स्थान, समय, विषय वस्तु के आधार पर विद्यालय के अंदर करवाया गया शिक्षण जो है वो औपचारिक शिक्षण कहलाता है। इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम होगा, पढ़ाने की शिक्षण विधियाँ जो है वो परंपरागत होगी और विद्यालय के अंदर करवाया गया शिक्षण जो है वो औपचारिक शिक्षण कहलाता है। और शिक्षण का मुख्य केंद्र विद्यालय होता है और इसकी मुख्य धुरी जो है वह शिक्षक होता है। शिक्षण का दूसरा प्रकार है अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण है वो नवीन शिक्षण विधियों के द्वारा करवाया जाता है। पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, अनिश्चित समय, स्थान और विद्यालय के बाहर करवाया गया शिक्षण जो है उसको अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। इसका मुख्य केंद्र परिवार होता है और इस शिक्षण की मुख्य धुरी माता होती है। ध्यान रखना दोस्तों, औपचारिक शिक्षण का मुख्य धुरी जो है वो शिक्षक और अनौपचारिक का मुख्य धुरी माता। औपचारिक शिक्षण का केंद्र बिंदु जो है वो विद्यालय और अनौपचारिक का परिवार। आगे देखते हैं, फ्रॉबेल ने कहा है कि शिक्षक जो है वो बालोद्यान का कुशल माली है। फ्रॉबेल का ही एक और कथन है कि माताएं अनौपचारिक शिक्षण की कुशल अध्यापिकाएं होती है। दोनों ही कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। शिक्षक कुशल माली होता है
और माताएं कुशल अध्यापिकाएं। दोनों ही कथन प्रोबेल के हैं। पेस्ट्रोलॉजी का ये कहना है कि बालक सबसे ज़्यादा परिवार से सीखता है, इसलिए बालक का परिवार ही बालक का प्रथम विद्यालय है। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षण के स्तर। ये जो स्क्रीन अभी आपको दिख रही है, ये अधिगम का सोपानकीय सिद्धांत है जो रॉबर्ट गैने ने दिया है, और इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, लेकिन रॉबर्ट गैने ने ही शिक्षण के स्तर भी बताए हैं। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ शिक्षण के स्तर पर होगा, यानी हम यहाँ पर सिर्फ शिक्षण के स्तर को जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं वो ध्यान रखें आप। शिक्षण के स्तर जो हैं 3 होते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। ये मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, आप देखें। शिक्षण के 3 स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। बाकी ये जो अधिगम का सोपानकीय सिद्धांत है, ये हम बाद में इसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। तो शिक्षण के 3 स्तर यहाँ पर हमने देखे। अब हम देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं। तो शिक्षण की विशेषताएं: शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण विज्ञान व कला दोनों है, शिक्षण से सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण के द्वारा मानसिकता में परिवर्तन होता है, शिक्षण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, शिक्षण शिक्षक और शिक्षार्थी की अंतरक्रिया के द्वारा होता है, और शिक्षण एक अमूर्त संज्ञा है, अधिगम में वृद्धि करने की प्रक्रिया है, औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही होता है। इसकी शिक्षण की प्रक्रिया सार्वभौमिक होती है, शिक्षण विषय वस्तु आधारित होता है, और शिक्षण जो है वो ज्ञान आदान प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। ये हो गई शिक्षण की विशेषताएं। अब हम देखते हैं शिक्षण सूत्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। आप शिक्षण सूत्रों को ध्यान से सुने, समझें और हो सके तो नोट डाउन कर लें स्क्रीनशॉट लेकर। तो शिक्षण सूत्र है: ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर, निगमन से आगमन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर, अनुभव से विवेक की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब हमें जो खास बात है वो ये है कि इन शिक्षण सूत्रों का उपयोग कहाँ पर होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझें कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का उपयोग प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण में होता है, सरल से कठिन की ओर विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण में, पूर्ण से अंश की ओर ये गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी देन है, उन्होंने ये सिद्धांत दिया है सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इसको है ना विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में इकाइयों में विभक्त करने में इसका उपयोग होता है। आगमन से निगमन की ओर, उदाहरण से नियम प्रतिपादन में इसका उपयोग होता है। निगमन से आगमन की ओर, नियम से उदाहरण समझने में इसका उपयोग होगा। निश्चित से अनिश्चित की ओर, यानी वास्तविक तथ्यों की जानकारी में उपयोग होगा। मनोविज्ञान से तर्क की ओर, अभिप्रेरित करने में उपयोग होगा। अनुभव से विवेक की ओर, करके सीखने पर आधारित है, थार्नडाइक के सिद्धांत पर ये। मूर्त से अमूर्त की ओर, ये TLM का उपयोग करने में उपयोगी होता है। और विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्वयं ज्ञान की खोज करने में इसका उपयोग होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या और डायरी में नोट कर लें। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपना है शिक्षण व अधिगम में अंतर। मैंने यहाँ पर शिक्षण और अधिगम में अंतर के 5 आधार बताकर इसको समझाने की कोशिश की गई है। कुछ बुक्स में इससे ज़्यादा अंतर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये 5 प्रकार भी अगर आधार भी आप समझ लोगे तो आप शिक्षण व अधिगम में आसानी से अंतर कर समझ जाओगे, और कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको अटेंड कर लोगे। तो सबसे पहला आधार है अपना क्रिया। तो शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है और अनेक क्रियाओं का समन्वय होता है, जबकि अधिगम जो है वो व्यक्तिगत होता है। उद्देश्य, तो शिक्षण का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना और व्यवहार को परिवर्तित करना है। अब अधिगम में अगर उद्देश्य देखें तो ये निजी हित में नवीन व्यवहार अर्जित करना है, खुद के लिए, स्वयं के लिए है। अगर हम बोध की बात करते हैं तो शिक्षण में कृत्य का बोध होता है, लगातार लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने का आशय होता है। जबकि अधिगम जो है वो निष्पत्ति या सफलता का सूचक होता है। भाव शिक्षण में देने का होता है, जबकि अधिगम में
लेने का होता है। पूर्ति, शिक्षण व अधिगम दोनों मिलकर शिक्षण चक्र को पूरा करते हैं, जबकि अधिगम जो है वो निरंतर चलता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने की जो प्रक्रिया है उसको हम अधिगम कहते हैं। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा शिक्षण के सिद्धांत व अधिगम के सिद्धांतों की तुलना। शिक्षण सिद्धांत व अधिगम सिद्धांत के तुलनात्मक अध्ययन। तो हम सबसे पहले शिक्षण सिद्धांत देखते हैं। शिक्षण सिद्धांत में शिक्षण चरों का उल्लेख होता है। शिक्षण के 3 चर होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। इसका वर्णन होगा शिक्षण सिद्धांत में। फिर शिक्षक का क्या व्यवहार करता है, क्यों करता है, इसको स्पष्ट किया जाता है शिक्षण सिद्धांतों में। शिक्षक व छात्र दोनों की ही उपस्थिति आवश्यक होती है शिक्षण में। दोनों के बीच में अंतःक्रिया भी आवश्यक है। उद्देश्य इसका अनुदेशन व प्रारूप को ज़्यादा महत्व दिया जाता है शिक्षण में। और शिक्षण के प्रयोग जो है वो मानवों पर किए जाते हैं। शिक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। शिक्षण के सिद्धांत जो है वो शिक्षण प्रतिमानों पर निर्भर होते हैं। शिक्षण प्रतिमानों का अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा जल्द ही। इसके अलावा शिक्षण सिद्धांत जो हैं वो अधिगम सिद्धांतों पर निर्भर होते हैं। और शिक्षण की प्रकृति सामाजिक होती है और शिक्षण जो है वो यथार्थ का चित्रण करता है। अब हम देखते हैं अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत में अधिगम की प्रकृति व परिस्थितियों को महत्व दिया जाता है। अधिगम में क्या सीखना है, छात्र की क्या विशेषताएं हैं और अधिगम की परिस्थितियों को स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद अधिगम में शिक्षक और छात्र दोनों की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, मतलब शिक्षक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। शिक्षार्थी स्वयं भी अधिगम कर सकता है। इसीलिए हम इसको स्वक्रिया या स्वतः संभव होने वाले क्रिया कहते हैं अधिगम को। अधिगम परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया जाता है अधिगम सिद्धांतों में। अधिगम के प्रयोग जो हैं वो जानवरों व मनुष्य दोनों पर किया जाता है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है। अधिगम स्वयं पर निर्भर होता है और अधिगम के सिद्धांत है वो भी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अधिगम की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है और अधिगम जो है वो वर्णनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। तो ये हो गए हमारे शिक्षण सिद्धांत व अधिगम सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन। अब हम देखते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का शिक्षा में योगदान, कि ये जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है इसका मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हमारे जो शिक्षण पद्धति जो है या शिक्षा जो है उसमें क्या योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं नवीन अधिगम पर बल देना। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया यानी अंतःक्रिया के रूप में स्वीकार करती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो शिक्षण के अनेक नए प्रारूप विकसित हुए हैं इसके द्वारा। बालकों के गुणों का अधिगम में उपयोग किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा। नवीन प्रत्ययों का विकास होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। शिक्षण की दशाओं में परिवर्तन करने के सुझाव हमें प्राप्त होते हैं या मिलते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। सीखने की दशाओं में परिवर्तन संभव होता है। अधिगम हेतु परिपक्वता पर ध्यान दिया जाने लगा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विकास और समझने के बाद। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा के अंतर्गत शैक्षिक आविष्कार हुए हैं। नई अधिगम की शैलियाँ विकसित हुई है और शिक्षण में अर्थ ग्रहण को महत्व दिया जाने लगा। शैक्षिक लक्ष्यों को स्पष्ट निर्धारित किया जाने लगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो सार्थक अधिगम पर बल देती है। ज्ञान, बौद्धिक योग्यता तथा क्षमता का विकास होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा। शिक्षा संदर्भ सामाजिक हो गया है और शिक्षण दर्शन व सिद्धांतों का निर्माण होने लगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत। इसी के साथ शिक्षण अधिगम व्यू रचनाएं और शिक्षण विधियाँ, ये रीट के सिलेबस के अनुसार वीडियो बनाया गया है। तो ये दोनों पॉइंट है वो भी आपको ज़रूर पढ़ने हैं, फर्स्ट ग्रेड वालों को भी जरूर पढ़ने हैं। तो शिक्षण अधिगम व्यू रचना और शिक्षण विधियों, इन दोनों के लिए अलग से
वीडियो अपलोड होगा चैनल पर, तो इसके लिए देखते रहें आप यूट्यूब चैनल वेव्स। अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के विभिन्न चर किस प्रकार शिक्षण का कार्य संपादित करते हैं? बहुपक्षीय क्रिया, स्वतः, एक पक्षीय क्रिया या अंतः क्रिया? तो इसका उत्तर होगा अंतः क्रिया द्वारा। दूसरा प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांत एवं अधिगम सिद्धांत की तुलना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। दो शिक्षण सिद्धांत और अधिगम सिद्धांत की तुलना के अंतर्गत जो कथन हमने पढ़े हैं उसके अनुसार आपको इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। चैनल को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। धन्यवाद।